देखिए प्रश्नावली 13.2 का 7वां। एक ठोस में ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में सीधा डाल दिया जाता है और बेलन की तली को यह स्पर्श करता है। यदि बेलन की त्रिज्या इतनी, ऊंचाई इतनी है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन क्या है? सवाल कुछ इस तरह का है कि एक आपके पास अर्धगोला है, इस अर्धगोले के ऊपर आपने एक शंकु को अध्यारोपित किया है, ये आपके पास ठोस बन गया। अब इसका नाम क्या है? ना तो ये अर्धगोला है पूरा, ना ही शंकु है, तो अर्धगोला और शंकु दोनों मिलाकर बनते। और अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों की त्रिज्या इन्होंने दे रखी है 60 सेंटीमीटर। ये भी त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या होगी। ये हम पहले बता चुके हैं, 3 डायमेंशनल फिगर है, ये 3 विमीय आकृति है। इसलिए हम जो व्रत बनाएंगे, इस तरह का जो व्रत बनना चाहिए तो हम इस तरह से बनाएंगे। तो एक्चुअली ये जो रेखा है इतनी लंबी, इतनी छोटी सी रेखा से दिखाई जाती है। इसकी ऊंचाई इसने बता रखी है, कितनी है शंकु की ऊंचाई? तो शंकु की ऊंचाई को हम कहते क्या है? 120 सेंटीमीटर। या इस तरह से दिखाएंगे, h बराबर 120 सेंटीमीटर यहां से यहां, ठीक है। ये 60 सेंटीमीटर यहां से यहां, और ये है क्या? त्रिज्या। इसके बाद इस ठोस को डुबोया जाता है एक बेलन में, और ये बेलन पानी से पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा। इस बेलन के आधार की त्रिज्या भी इतनी है जितनी इस ठोस की है, यानी r का मान यहाँ भी 60 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, पूरी ऊंचाई यहाँ से। जब ठोस इसमें डुबोएंगे तो क्या होगा? और ये पूरा पानी से भरा है, पानी बाहर आएगा, और डुबोएंगे और बाहर आएगा। ये कह रहे हैं कि ठोस ऐसे डुबोते हो आप कि ठोस आके बिल्कुल तली पर रुक जाए, यहां आकर तली पर रुक जाएगा। इस स्थिति में इस बेलन के अंदर कितना पानी शेष बचा, ये आपको निकालना है। तो साधारण भाषा में अगर हम देखें, इस बेलन के अंदर शेष पानी का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा? बेलन का आयतन, उसमें से घटा दिया जाएगा उतना पानी जितना बाहर निकला, और पानी कितना बाहर निकलेगा? जितना ठोस का आयतन होगा, क्योंकि ठोस डुबोने के बाद ही पानी बाहर निकला, ठीक है। तो बेलन में शेष पानी का आयतन ठोस को बेलन में डुबोने पर डुबोने के पश्चात क्या हुआ? बेलन में शेष पानी का आयतन कितना आना चाहिए? पहले तो हम अपनी भाषा में लिखेंगे, गणित का प्रयोग ही नहीं कर रहे। पहला तो बेलन में कितना पानी था ये देखो, यानी बेलन का आयतन। बेलन की त्रिज्या उतनी है, लेकिन बेलन की ऊंचाई कितनी है? 120। तो यहाँ लिख लीजिए बेलन की ऊंचाई, क्योंकि त्रिज्या दोनों की बराबर है। जब इसे स्मॉल h का है, इसे कैपिटल H का है, तो कितना है? 180 सेंटीमीटर। और शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 60 सेंटीमीटर, और बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है, इसलिए इसका नाम भी r ही रखेंगे। तो यहाँ तक हमारे पास है। तो बेलन के आयतन में से घटा देंगे क्या? ठोस का। क्यों घटाया, ये समझ में आ गया? बेलन पूरा पानी से भरा था, और जब भरे हुए पानी के अंदर आपने कोई वस्तु डुबोई तो उतना ही पानी बाहर आ जाएगा जितनी वस्तु का आयतन है। अब पूरा ठोस जब हमने बेलन में डुबो दिया तो जितनी ठोस ने जगह घेर ली है इसमें, उतना ही पानी इसका बाहर निकल आएगा। तो शेष पानी कितना बचा बेलन में? पूरा आयतन माइनस
बाहर निकले पानी का आयतन, यानी बाहर कितना पानी निकलेगा जितना ठोस का आयतन। क्लियर है ये बात? बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर माइनस ठोस का आयतन, दो चीजों का आयतन से मिलकर बन रहा है। किस किस का आयतन? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। यहाँ तक तो कोई गणित नहीं लग रही ना, ये तो साधारण सी बात है। क्यों? ये तो सब समझ में आ रहा होगा ना कि ये जो पूरा ठोस है ये अर्धगोले से बना है और शंकु से। ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस। पहले हम अपनी बात को शब्दों में लिखते हैं, फिर शब्दों से ये देखते हैं कि गणित में क्या इसका उपयोग है। गणित में हम देख रहे हैं शंकु के आयतन का सूत्र होता है, फिर सूत्र लगाते हैं। क्या होता है बताओ? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेलन का आयतन जो है उसकी ऊंचाई हमने कैपिटल एच मानी थी, क्योंकि शंकु की ऊंचाई अलग है और बेलन की ऊंचाई अलग है, इसलिए हम यहाँ पर जब बेलन का आयतन लिखेंगे पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस अर्धगोले का आयतन पाई आर स्क्वायर एच माइनस कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कितना बचा? एच प्लस। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है भाई? 1/3 कॉमन आ रहा है, दोनों में 1/3, पाई दोनों में, आर स्क्वायर दोनों में। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर खाली एच बचा, और यहाँ से लिया था तो उतना घटा देते जितना कॉमन लेते। तो 2 कॉमन लिया तो 2 घात घटा दो, 3 में से 1 घात ही बची, है ना। और पाई तो कॉमन आ गया और 2 भी कॉमन आ गया, ओ सॉरी 3 भी कॉमन आ गया, तो ऊपर से क्या बचाया? अब मान लगा और भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या? और अच्छे से करो तो पाई आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। आप देखो इसमें भी है और इसमें भी है। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कितना बचा? एच माइनस 1/3 ब्रैकेट में एच प्लस 2r। और ये बड़ी ब्रैकेट यहाँ से जब हमने कॉमन लिया यहाँ से काम करना शुरू किया, इसमें इस बड़ी को हमने छोटी में बदल दिया, है ना, और इस बड़ी का प्रभाव यहाँ तक आ रहा है। समझ में आ रहा है पूरा? अब मान लो पाई का मान देखो 3.14 दिया तो नहीं है? नहीं, तो इसलिए हम लगाएंगे 22/7। आर का मान 60, एच का मान -1/3, एच का मान स्मॉल एच का मान 120 प्लस 2 गुणा 60। कितना आ जाओगे? 22/7 गुणा 3600, 180 माइनस 1/3, 120 और 60 में 120 और 120 240। छोटे ब्रैकेट में जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ये आ रहा है बेलन में शेष पानी का आयतन बराबर 180 माइनस 80, तो 22/7 गुणा 360 और 180 में से 80 घटाओ, कितना बचेगा? 100। ठीक है, तो ऐसा करो जो 3.14 लिख लो तो और आसानी से निकल आएगा। ये होता है 3.14। अब 36 की गुणा 314 तक चलो, 6 चौक 24, 2 6 कम 6 और 2 8 और 6 दिया 18, 6 दिया 12 कैसे हो जाएगा? और 3 चौक 12 और 3 कम 3 और 1 4, 3 कम 3 दिया 9, 4 10 13 11, ये आएगा 1 1 3 0 4 1 2 3 4, और ये उत्तर आएगा सेंटीमीटर की घात 3, क्योंकि आयतन है तो इसका मात्रक सेंटीमीटर की घात 3 है। लेकिन किताब में उत्तर मीटर की घात 3 में दिया है, ये भी समझो। ये बताओ 1 मीटर किसके बराबर होता है? सेंटीमीटर। सब जानते हैं ये बात? सबको पता है? कोई बच्चा इसको नहीं पता 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं? याद रखना 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? दोनों तरफ घन कर लो, इधर भी घात 3 इधर भी घात 3, तो ये तो 1 मीटर की घात 3 बराबर हो गया 100 की घात 3 सेंटीमीटर की घात 3, यानी 100 गुणा 100 गुणा 100 सेंटीमीटर की घात 3, यानी 10 के आगे कितने जीरो लगेंगे? 5 6 सेंटीमीटर की घात 3 बराबर 1 मीटर की घात 3,
यानी 1 सेंटीमीटर की घात 3 होता है 1/1 के आगे 6 मीटर। यानी 1 सेंटीमीटर की घात 3 को मीटर की घात 3 में बदलना है तो भाग करना पड़ेगा किससे? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख। तो 1 1 3 0 4 1 2 3 4 इसे भाग करेंगे हम 3 4 5 6 तो ये सेंटीमीटर क्यूब किसमें बदल जाएगा? अब यहाँ पे एक गलती और हो गई है, 2 के बाद दशमलव था तो 2 के बाद दशमलव भी लगेगा, क्यों? अच्छा, अब भाग करो 0.6 स्थान पीछे जाएगा 1 2 3 4 5 6 1.1304 मीटर की घात 3 या लगभग में इसे लिख सकते हैं 1.13 मीटर की घात 3। अतः बेलन में शेष पानी का आयतन लगभग 1.13 मीटर की घात 3। कोई समस्या इसमें? कोई डाउट हो तो पूछ लो। सबको समझ आ गया? एक बार और देख लो। इसने कहा कि एक ठोस है जो अर्धगोले के ऊपर एक शंकु लगाया है, इस तरह से बना। एक बेलन है जिसके अंदर 180 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। ठोस की में जो अर्धगोला और शंकु लगा है उसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और बेलन की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। 180 और 60 कितना हो जाएगा? वो सॉरी 120 और 60 180। इसका मतलब ये शंकु जो है ये पूरा का पूरा बिल्कुल इसकी बाउंड्री को टच कर रहा है, ये ऊपर नहीं बनेगा। चित्र में भी चीजें साफ दिखनी चाहिए ना भाई। आप देखो इसे, ये ऊंचाई कितनी है? 120 और ये कितनी है? 60 और 120 कितना हुआ? 180। तो 180 तो इसकी ऊंचाई है पूरी और ये भी 180 है, यानी ये जो पूरा ठोस है ये इसके बिल्कुल टॉप को बिल्कुल दोनों एक ही लेवल पर होंगे, ठीक है? और ये इसके तले को पूरा छू रहा होगा। तब आपको इसमें बताना था कितना शेष पानी रह गया। तो शंकु की ऊंचाई आपके पास 120 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 180 है। तो जब इस ठोस को इस बेलन में डुबोगे तो जो ठोस का शेष पानी का आयतन इसमें होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? बेलन का आयतन माइनस ठोस का। ठोस निर्मित है दो चीजों से, शंकु और अर्धगोला। तो यहाँ ठोस का आयतन हो गया शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। माइनस लगा इसलिए ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, माइनस के बाद कोई भी चीज लिखते हैं और वो 1 से अधिक है तो ब्रैकेट लगा दें। शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर है, बेलन के अर्धगोले का आयतन का सूत्र 2/3 पाई आर। अच्छा, कोई बच्चे को कॉमन लेने में दिक्कत हो रही है मान लीजिए, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सारे मान लिख करेंगे। पाई ऐसे लिख रहे हैं तो बस आर का मान लगाओ, एच का मान लगाओ, यहाँ आर का मान, एच का मान, आर का मान लगा के पाई ऐसे लिख रहे हैं तो पूरी कैलकुलेशन आपकी बिना कॉमन लिए भी ये हो जाएगी। करके दिखाऊं? देखो कितनी आसानी से हो जाएगी। यहाँ मैं बॉक्स में करके दिखाना, उतारना नहीं इसको, केवल वो बच्चे उतारना जिनको ये कॉमन लेना समझ में नहीं आएगा। पाई आर का मान 60 स्क्वायर, एच का मान 180 माइनस 1/3 पाई आर का मान 60 स्क्वायर वहाँ 120 प्लस 2/3 पाई आर का मान 60 की घात। तो कितना आ गया भैया? पाई गुणा 3600 गुणा 180 माइनस 1/3 पाई 60 गुणा 120 प्लस 2/3 पाई 60 गुणा 60। 3 से इसे काट लो, 3 दूनी 6, 3 से इसे काट लो, 3 दूनी 6। तो ये आ गया आपका 18 से फिर 3600 की गुणा करो, 18 छक्का 108 और 18 दिया 54, 54 और 10 64, 1 2 3 पाई माइनस कितना आ जाएगा? 12 6 72 और 72 दूनी 7 दूनी 14, 144। हाँ ठीक है। और 1 2 3 0 पाई प्लस ये कितना आ जाएगा? 6 6 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 1 2 3 0 पाई। तो ये आ जाएगा 6 4 8 0 0 0 पाई माइनस, इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? दोनों को 0 0 0 4 4 8 4 4 8 1 पाई। इन्हें घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 0 0 0 8 में से 8 गया 0, 14 में से 8 गया 6 और 5 में से 2 गया 3।
आया निकल के 3600 पाई, ये तो निकल कर आया ना, इकाई दशक सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, 3,60,000 पाई, इसमें जीरो इतने ही आए। सेम आई है कैलकुलेशन। तो जिसको कॉमन लेने में दिक्कत है वो कैलकुलेशन सीधे सीधे डायरेक्ट भी कर सकता है। लेकिन अब आप सोचिए कि इतना आसान सवाल 6 या 4 नंबर या 8 नंबर में एग्जाम में क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा जो बच्चा यहाँ पाई का मान रख देगा और कॉमन नहीं लेगा, तो 22/7 से उसे यहाँ गुणा करनी पड़ेगी, 22/7 से यहाँ गुणा करनी पड़ेगी और 22/7 से यहाँ गुणा करनी पड़ेगी, और गुणा पूरी आएगी नहीं, लगभग में आएगी। यहाँ लगभग करेगा बच्चा, यहाँ लगभग करेगा और यहाँ लगभग करेगा, क्योंकि दशमलव में 7 के बाद तो वो आता जाएगा 3.145 जो भी आएगा आगे, ठीक है। तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो कई जगह जो है गलत होगी और आपके पास वो आंसर नहीं आएगा जो आना चाहिए। यहाँ पर भी अगर पाई का मान रखेंगे तो सोचो यहाँ पर पहले इसको गुणा करना पड़ेगा, फिर इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, 3 जगह पाई की गुणा करनी पड़ेगी आप, फिर उन्हें जोड़ोगे, कितनी मुसीबत होगी। इसीलिए इस तरह के जो सवाल होते हैं इसमें पाई का मान सबसे लास्ट में रखते हैं जब पूरा सवाल हल होकर आ जाता है। ये एग्जाम में टेक्निक है इन सवालों को करने की, और जिसने बीच में पाई का मान रख दिया समझ लीजिए उसका सवाल ये आंसर वो आएगा ही नहीं जो आना है, और सवाल 5 मिनट की जगह उसके 10 या 15 मिनट इस सवालों में खराब हो जाए। ये आते ही इसलिए ये सवाल, ये देखने के लिए बच्चा कितना स्मार्ट है, ठीक है, करिए।